हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। चलिए, आज जो है ये 11th क्लास के ऑर्गेनिक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। और पार्ट 1 में हम सीखे थे कि कार्बन के बारे में, कि कार्बन क्या है, इससे रिलेटेड। और आज पार्ट 2 में हम सीखेंगे कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, कि ये क्या है, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सबको पढ़ेंगे। तो कार्बनिक यौगिक से रिलेटेड जो सबसे पहला बात है, वो कार्बनिक यौगिक से रिलेटेड सबसे पहला बात 1815 ईस्वी में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ये बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक का कहना था कि जो कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक सजीवों के शरीर में ही बनता है, निर्जीवों में नहीं बन सकते। ये सजीव के शरीर में ही बनता है। और एक और बात उन्होंने कहा था कि सजीव के शरीर में एक दैवीय शक्ति होती है, एक अलौकिक शक्ति होती है, या जिसे जैव शक्ति या वाइटल फोर्सेज कहते हैं। यही शक्ति जो है, जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण करती है, जो निर्जीवों में नहीं होती है। तो इनके द्वारा कहे गए इस बात को जीवन शक्ति के सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। अब बात है कि अगर इसको हम भाषा के तौर पे लिखें, तो भाषा के तौर पे क्या लिखेंगे? तो भाषा के तौर पे लिखेंगे कि बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 में बताया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों के शरीर में जैव शक्ति द्वारा होता है। इसे जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे लिखाएगा, आप उसके बाद ये डायग्राम नोट कर लेंगे। चलिए, इसके बाद इनके ये बात कहने के बाद, ये 1815 में ये बात कहें, और इनके ही एक शिष्य थे फ्रेडरिक वोहलर, जो ये कह के गए थे कि जो कार्बनिक यौगिक है उसका, कह के गए थे मतलब कि कहे थे कि कार्बनिक यौगिक है उसका निर्माण जो है वो सजीवों में ही होता है, जैव शक्ति द्वारा होता है, वाइटल फोर्सेस द्वारा होता है। लेकिन ये इनके एक स्टूडेंट थे, शिष्य थे फ्रेडरिक वोहलर, वो भी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। तो प्रयोगशाला में काम करते समय 1828 में उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट नामक अकार्बनिक पदार्थ से, देखो ये जीवों के शरीर में नहीं, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट नामक एक अकार्बनिक पदार्थ था, इसको गर्म करके ये यूरिया नाम का कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ बना दिया। अच्छा, ये मतलब प्लान करके नहीं बनाए थे, मतलब कि वो प्रयोग कर रहे थे। अचानक से वो जब अमोनियम साइनेट को गर्म किए ना, तो एक ऐसा पदार्थ मिला जिसका नाम यूरिया था, और जो एक कार्बनिक यौगिक था। अब ये यूरिया कार्बनिक यौगिक कैसे, ये क्लियर कर दें आपको कि कैसे हम बोलेंगे कि यूरिया कार्बनिक यौगिक है। देखिए, यूरिया जो है वह मानव के यूरिन से प्राप्त भी होता है। तो इसका मतलब मानव के अगर शरीर से, या सजीव है वो भी मानव, तो उसे शरीर से प्राप्त होगा। तो इसलिए ये जो यूरिया है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलिए, इसके बाद का पॉइंट ये है बाबू कि यहाँ पे हम वैसे तो इसको आप लिख लेंगे, अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो हम ये स्टेटमेंट में लिखेंगे कि फ्रेडरिक वोहलर ने 1828 में अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को प्रयोगशाला में गर्म करके कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त किया, जिससे यह क्लियर हुआ, या जिससे यह सिद्ध हुआ कि जो कार्बनिक यौगिक है वह सजीवों के शरीर में ही नहीं बल्कि प्रयोगशाला में भी निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद इनका ये नियम फॉलो किया। उसके बाद का पॉइंट ये है कि फिर इनके जस्ट बाद 1845 में ही एक कोल्बे नामक वैज्ञानिक थे, जो अकार्बनिक स्रोत या अकार्बनिक तत्वों से, जो कार्बनिक नहीं था, उससे एक और कार्बनिक यौगिक एसिटिक अम्ल का निर्माण कर दिए। तो ये दूसरा पदार्थ प्रयोगशाला में बना, ये भी प्रयोगशाला में ही बना हुआ था। जैसे ये प्रयोगशाला में बनाए थे, कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1845 में प्रयोगशाला में अकार्बनिक तत्वों से एसिटिक अम्ल नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। इससे और सिद्ध हो गया कि चलिए कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि बर्थेलोट नामक वैज्ञानिक ने भी 1956 में क्या किया कि इन्होंने भी अकार्बनिक पदार्थ से ही प्रयोगशाला में ही मेथेन गैस नामक कार्बनिक पदार्थ को बना दिया। इससे और फाइनल हो गया कि इसका मतलब अब जो कार्बनिक यौगिक है उसको सजीव के अलावा, मतलब सजीव में ही नहीं बल्कि प्रयोगशाला में भी निर्माण किया जा सकता है। आज के डेट में कार्बनिक यौगिक जो है वो लाखों की संख्या में प्रयोगशाला में निर्माण किया गया है। अब उसके बाद का पॉइंट है कि अब इन सब के निष्कर्ष, इन सब मतलब बयान के बाद जो एक निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। पहले इनका कहना था कि नहीं, वो कार्बनिक यौगिक जो जीवन सजीव के शरीर में ही बनता है, लेकिन बाद में जाकर के इन सभी के बाद से ये निष्कर्ष निकला कि प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है।
इसके बाद का पॉइंट ये है कि जब इन लोगों का बात चलता रहा तो उसमें फिर इन सभी बात के बाद दो टाइप का डिफिनेशन, एक जब जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया गया था तब ये डिफिनेशन निकल के आया कि जो सजीव जो होते हैं, कोई भी सजीव, तो सजीव स्रोत से जो यौगिक प्राप्त होता है उन्हीं को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो डिफिनेशन था सजीव स्रोत से प्राप्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन जब ये सब बात हो गया उसके बाद ये क्लियर हुआ, सभी ने देखा कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये सभी प्रकार के तत्व होते हैं। तो उसके बाद कार्बनिक यौगिक का दूसरा परिभाषा जो निकला वो ये था कि कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन और सल्फर इत्यादि जैसे तत्वों से मिलकर बने जो यौगिक होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन का मतलब होता है, जरा हैलोजन का मतलब जरा समझने का प्रयास करेंगे। हैलोजन का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब तत्व। एक्स का ये मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी तत्वों से मिलकर के जो यौगिक, मतलब जिन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ ये सब भी शामिल हों तो वे कार्बनिक यौगिक होते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कार्बनिक यौगिक का छोटा मोटा कंसेप्ट था। अब कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेंजीन पहला एग्जाम्पल है जिसका सूत्र होता है C6H6। ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, तो ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। और उसके बाद पॉइंट है चीनी, जो C12H22O11, तो इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, तो ये भी कार्बनिक यौगिक है। इसके बाद जो है साबुन, C17H35COONA, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, इन सभी तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, तो ये भी कार्बनिक यौगिक है। मतलब ये इस प्रकार के जितने भी तत्व हैं उन सभी से मिलकर, कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ और भी तत्व अगर उसमें मिले हैं उनसे मिलकर के जो भी यौगिक बनता है वो कार्बनिक यौगिक होता है। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी हम आपको बता दें कार्बनिक यौगिकों के बारे में कि कार्बनिक यौगिक का मतलब हम आपको बताएं, प्लास्टिक से लेकर के हम जो दवा यूज करते हैं उन दवाइयों से लेकर के, और हम जो कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा से लेकर के साबुन, सर्फ, शैम्पू, ये सभी के सभी पदार्थ जो हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। चलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है अगले वीडियो में हम जब आएंगे तो कार्बनिक यौगिकों से रिलेटेड एक नया टॉपिक पे बात करेंगे। वहाँ पे हमको बात करना है ये कार्बनिक यौगिकों का रिप्रेजेंटेशन, उसको निरूपित कैसे करते हैं, इस पे बात करेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी कर लेंगे, और पूरे ध्यान से देखें, बेहतर तरीके से नोट्स तैयार करें। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट में बताएं कि कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।